हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 10th कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 को पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यहाँ पे कुछ 5 क्वेश्चन है जिसको हम लोग देख लेते हैं और आप लोग इसको खुद से भी बनाने का ट्राई कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, खुद से भी बनाने का ट्राई कीजिएगा। वैसे मैं बना रहा हूं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन और चलने में अंतर क्या होता है? तो देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन वैसा एक्शन होता है जो कि हम लोग बिना सोच समझे, बिना फीलिंग के कंट्रोल करते हैं और वो उसका जानकारी स्पाइनल कॉर्ड से आता है। और वही जो वॉकिंग का जो इंफॉर्मेशन है वो तो हम आराम से चल रहे, सोच समझ के चलते हैं ना, तो वो एक स्लो प्रोसेस हो गया। रिफ्लेक्स एक्शन फास्ट प्रोसेस हो गया, है ना। इसको हम लोग बिना सोचे समझे करते हैं, क्विक रिस्पॉन्स हो गया। तो ये सब कुछ छोटा मोटा अंतर आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद है कि साइनेप्स का क्या काम होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में। तो इसका मेन काम होता है कि मीडियम प्रोवाइड करना जिससे इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में इजीली ट्रेवल कर जाए। तीसरा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो सेरिबेलम। तो देखिए, ब्रेन के एक पार्ट होता है सेरिबेलम, वो क्या करता है ना, वो एज ए कंट्रोल करता है पोस्चर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है, माना को शरीर को बैलेंस करता है, तो सेरिबेलम होगा। व्हाट डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती। हाउ डू वी डिटेक्ट अगरबत्ती का स्मेल हम लोग कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं? क्योंकि हमारे नाक में एक रिसेप्टर पाया जाता है, इसका क्या नाम है बताइए? उसका नाम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। और वो जो रिसेप्टर होता है ना, वो हेल्प करता है किसी चीज को एब्जॉर्ब करने, उसके पास सेंसरी न्यूरॉन्स। आपको बात पता ही, रिफ्लेक्स आर का फंक्शन क्या होता है ना, इंफॉर्मेशन कैसे कैसे आता है, तो रिसेप्टर याद कर लीजिएगा। और रिफ्लेक्स एक्शन का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो ब्रेन का क्या रोल रिफ्लेक्स एक्शन में? तो देखिए, जब जैसे कि हम लोग कुछ चीज गर्म चीज टच कर, तुरंत हम हाथ हटा लेते हैं, तो वो एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन है, जरूर है। और उसमें वो जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन के पास बाद में पहुंचता है। लेकिन इन फ्यूचर कभी सोचो कि वही चीज हाथ जलने की प्रक्रिया हमारे साथ बार बार हो, है ना, तो वो हमारे शरीर में एज ए मेमोरी के रूप में स्टोर होता है। और मेमोरी को याद करते हो ना, सोचते नहीं है, मतलब एक बार हो चुका है तो दोबारा से उस चीज को रिपीट हो जाता है, यही रोल है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कुछ खास है नहीं। तो आपका 5 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग थोड़ा कोऑर्डिनेशन प्लांट्स देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए, एनिमल्स के तरह प्लांट के पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है ना, जिस चलते वो अपने शरीर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर सके, है ना। बट प्लांट्स हैव नेदर नर्वस सिस्टम और एनी मसल्स। तो प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम है ना कोई मसल्स है जिस चलते वो एज ए कोऑर्डिनेशन कर सके। तो ऐसा क्या चीज है जिसके वो किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है? क्या कैसे वो रिस्पॉन्स कर पाता, उसका रीजन क्या है? तो इस पार्ट में ना हम लोग इसी टाइप का चीज को जो जानेंगे और जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको ऐसे देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, देखिए, जब हम लोग किसी प्लांट के पत्ते को टच करते हैं, जैसे कि छुई मुई, आप लोग सुने होंगे, छुई मुई एक प्लांट होता है ना, इसे कहते हैं टच मी नॉट प्लांट कहते हैं। बहुत सेंसिटिव प्लांट होता है, जैसे आप लोग टच करोगे ना तो ये अपने आप को एज ए फोल्ड कर लेते हैं। कुछ पत्ते देखो, जैसे कि वो पत्ता है, इसको हमने ऐसे यहाँ पर टच किया, देखिए, जैसे कि हमने ना इसको ऐसे कोई टच कर दिया, देखिए ऐसे, इससे कोई पत्ता है ऐसे ऐसे फैला हुआ है, हमने इसको टच किया तो ऐसे फोल्ड हो जाएगा। बहुत सेंसिटिव होता है, ऐसे फोल्ड हो जाता है ना। इस सुई हुई प्लांट को हम लोग मिमोसा भी कहते हैं, तो लाजवंती का पौधा भी कहते हैं, कहीं इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब हो गया। और जैसे कि अब देख, जैसे कि हम लोग किसी बीज को जर्मिनेट करते हैं तो उसका सूट से नीचे जाता है ना, उसका स्टेम ऊपर की एयर के तो जाता है, तो वो भी तो एज ए रिस्पॉन्सिव है। भले वो स्लो रिस्पॉन्स है, लेकिन वो तो जमीन में तो उसके लिए स्टिमुलस ही, उसे एनर्जी तो मिल रहा है, उसे कुछ जानकारियां ही तो मिल रही है ना। तो जो टच जो हो गया उसके थ्रू प्लांट क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर पा रहा है। तो टच के दौरान ऐसा क्या हो रहा है कि जैसे प्लांट कोऑर्डिनेट कर पा रहा है, एज ए मूवमेंट कर पा रहा है, किसी चीज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर पा रहा है, तो उस चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए, देखिए, अब देखिए, है ना, प्लांट जो है ना वो अपने देखिए डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स को करता है, ठीक है ना।
एक मूवमेंट हो गया जो कि ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, और एक मूवमेंट हो गया जो ग्रोथ पे से डिपेंडेंट नहीं है, ग्रोथ से इंडिपेंडेंट है। एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है ग्रोथ के अकॉर्डिंग, है ना। अब कौन कैसे का मूवमेंट होता है, तो दो मूवमेंट होते हैं, दोनों मूवमेंट हम लोग समझते हैं। पहला आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, पहला है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है। अब देखिए पहला कौन सा, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। आप सुनिए, देखिए प्लांट जो होता है ना, वो खास करके प्लांट की लीव्स वो टच के अकॉर्डिंग ना एज ए वो रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। और वो जो रिस्पॉन्स होता है वो ग्रोथ रिलेटेड नहीं होता, क्योंकि वो टच से रिस्पॉन्स कर रहा है ना, ग्रोथ कहाँ हो रहा है, वो तो ग्रोथ तो स्लो होता है। और तो इमीडिएट रिस्पॉन्स की बात करें, यानी वो तुरंत होता होगा। तो जब कोई रिस्पॉन्स तुरंत हो रहा है तो ऐसे भी वो ग्रोथ रिलेटेड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्लांट में जो इमीडिएट रिस्पॉन्स स्टिमुलस होता है, जो स्टिमुलस के बिहाफ पे तुरंत रिस्पॉन्स करता है, तो वो जो रिस्पॉन्स है वो एज ए ग्रोथ रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। और वो क्यों हो पाता है, देखिए तो एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। और आप लोग पढ़े होंगे कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब सॉलिड और गैसियस चीज प्लांट में एज अ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव करता है। तो पता है जब हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन को चीज मूव करता है, चाहे सॉलिड चाहे वो गैस, तो वो एज डिफ्यूजन हो गया। तो जब हम लोग टच करते हैं ना उसको, जब हम उसको टच करते हैं, है ना, तो उसको कुछ एहसास होता है कि हाँ भाई हमको जो टच हो रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मूव करता है। दूसरा वो कर पाता है, एक और होता है आप लोग सुने होंगे ऑस्मोसिस। उसमें हम लोग एज ए वाटर का जब करते हैं तो वो एज ए मूव कर पाता है, ठीक है। तो हम समझते हैं, देखिए if we think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moves, it is apparent that movement happens at a point different from one point touch. देखिए जब हम लोग सोचते हैं, जब ऐसा कौन सा प्लांट का पार्ट है जहाँ पे टच करेंगे तो प्लांट मूव करेगा, है ना। तो ये जो मूवमेंट्स होता है वो प्लांट्स के हर पॉइंट्स पे ऐसे वेरी करता है ना, क्योंकि देखिए हो गया। और हमें पता है कि जो टच है एज ए वो कम्युनिकेशन के लिए, है ना, एज ए कम्युनिकेशन करवाना हेल्प करता है। और जो प्लांट होता है वो इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स को अपनाते हुए जैसे हम लोग टच करते हैं तो प्लांट के जो सेल्स टू सेल्स में इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है ना। बट एनिमल्स के तरह उनके पास कोई स्पेशलाइज टिश्यू नहीं होता है जो कि इसको परफॉर्म करे। और यहाँ पे कौन से टिश्यू की बात की जा रही है, नर्वस टिश्यू की, ठीक है। आप लोग 9th में पढ़ोगे। देखिए जब उसको टच करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस से चाहे ऑस्मोसिस प्रोसेस है ना, उसको पता चल, जैसे कि पानी में डालोगे ना तो पानी के अकॉर्डिंग भी प्लांट एक्ट करता है। वो भले एहसास नहीं होता लेकिन प्लांट ऐसा करता है, ठीक है। तो जब वो मूवमेंट करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, तो उसके शरीर, उसके पास भी स्पेशलाइज प्रोटीन है जिसे हम लोग कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, जो कि मसल्स से पाया जाता है। लेकिन मसल्स तो आने लगे तब पर भी प्लांट्स में कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है, जिस चलते प्लांट्स अपने सेल का साइज चेंज करता है ना। और वो भी कैसे करता है, वाटर के अमाउंट को टच करके। जैसे कि हमने ना समझो कि प्लांट को ऐसे टच किया तो कहीं ना कहीं उस पार्ट में वाटर का मॉलिक्यूल्स होगा। तो जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल्स होगा ना, तो आपको पता है वाटर हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन मूव करता है, एज प्रोसेस हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। तो वाटर की अमाउंट को चेंज कर देता है एक सेल से दूसरे सेल्स में, जिस चलते वो इजिली मूव कर पाता है। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स में डिफ्यूजन से, मेनली खास करके ऑस्मोसिस से प्लांट क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो वैसा मूवमेंट जो कि बिना ग्रोथ रिलेटेड नहीं, तो उस मूवमेंट को हम लोग नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन पूछता था, आप लोग इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और इस मूवमेंट के दौरान प्लांट स्वेलिंग और श्रिंकिंग करता है। स्वेलिंग यानी फूल जाना, और श्रिंकिंग मतलब पचक जाना, सिकुड़ जाना, ठीक है। अब देखिए, अब है ना, अब यहाँ पे लिखा हुआ है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। तो आगे बढ़ने से पहले ना दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, प्लांट मूवमेंट्स कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्लांट मूवमेंट्स दिया हुआ है। प्लांट्स मूवमेंट दो टाइप के होते हैं, एक नेस्टिक हो गया ट्रोपिज्म। तो देखिए नेस्टिक मूवमेंट जो कि क्विक रिस्पॉन्स होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। ये सेलुलर चेंजेस भी होता है बाय सेल लेवल, और ये चेंज इनटू टर्जर प्रेशर, यानी वाटर के प्रेशर के अकॉर्डिंग, यानी वाटर में बदलाव के चलते सेल टू सेल ये मूवमेंट कर पाता है, ठीक है।
उसके बाद है ट्रॉपिज्म। उसके बाद कौन सा है? ट्रॉपिज्म। देखिए ये जो मूवमेंट होता है ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होता है ना, चाहे वो ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, चाहे वो प्लांट हार्मोन्स में हो, चाहे वो ट्रॉपिज्म के द्वारा। ट्रॉपिज्म लोग समझेंगे। और ट्रॉपिज्म भी कई प्रकार के, जैसे कि थिग्मोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, है ना, हाइड्रोट्रॉपिज्म और केमोट्रॉपिज्म। तो ये जो ट्रॉपिज्म है 5 तरह का ट्रॉपिज्म को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट में थिग्मोट्रॉपिज्म पहले पढ़ते हैं। देखिए कुछ प्लांट जैसे कि पी प्लांट वो क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर, है ना, चाहे किसी फेंस के ऊपर, फेंस समझते हो, जो कि पिलर वाले खेतों के चारों बगल लगाते थे कांटेदार, है ना, तो वो उसके ऊपर ना वो चढ़ जाते हैं, एज ए क्लाइम कर जाते हैं उनके ट्रेंडल्स कर। ट्रेंडल समझते हो, जैसे कोई पत्ता को पौधा है तो उसके में ना कभी कभी क्या होगा ना, ऐसे ऐसे करके एक टाइप का ना ऐसा होगा, टेंडल्स इस तरीके से होगा। तो वो जो ट्रेंडल है नहीं देखते, हरा कलर का लता जो कि जैसे कि किसी क्लाइंबर्स में ना ऐसे गोल गोल रहता है, हरा कलर का बेल टाइप का पौधा में होता है, वो ट्रेंडल्स हो गया। तो उस ट्रेंडल्स के हेल्प से वो किसी, है ना, किसी दूसरे प्लांट से फेंसेस के ऊपर वो इजीली क्लाइम कर पाते हैं। और वो क्यों कर पाते हैं? वो अब जब क्लाइम कर पा रहे तो उससे टच हो रहे कि नहीं हो रहे, तो टच एक सेंसिटिव यहाँ पे रोल काम कर रहा है, जिस चलते उसको ऐसे पता चल रहा है कि हाँ मेरे पास एक सपोर्ट है और मैं उसके ऊपर इजीली एज ए ट्रेंडल्स, और वो मतलब कोई चीज हार्ड चीज के कांटेक्ट में आके एज ए वो क्लाइम कर सकता है, ठीक है। तो वैसा मूवमेंट जो कि ग्रोथ रिलेटेड भी हो और वो टच पे डिपेंडेंट हो, है ना, टच से सेंसिटिव हो के वो तब जाके वो एज ए मूवमेंट कर सके, है ना। तो इस टाइप का चीज जब किसी चीज के बाहर क्लाइम करके एज ए मूवमेंट करता है, उस पर क्लाइम करता है with the help of tendrils with the sensitive to touch, this type of movement is called थिग्मोट्रॉपिज्म। यानी वैटोट्रॉपिज्म जो कि ग्रोथ रिलेटेड भी हो और वो टच पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। और ये जो मूवमेंट होता है ये किसी एक, देखो अब होता क्या है ना कि ज्यादातर प्लांट का वो हिस्सा जो कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, देखिए ज्यादातर देखिए प्लांट का वो हिस्सा जो कि टच के अकॉर्डिंग मूवमेंट कर रहा है ना, वो एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही एज ए ग्रोथ करेगा, ठीक है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए एक डायरेक्शन में ट्रेंडल चिपका तो उसी डायरेक्शन में ही वो प्लांट का एज ए ग्रोथ होगा और वो स्लो होगा, क्योंकि ग्रोथ तो ऐसे स्लो ही होता है, तो वो स्लो मूवमेंट होता है, ठीक है, लेकिन एक डायरेक्शन में होता है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो बार बार सुन लीजिएगा, बट यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। और तो इस टाइप का मूवमेंट को हम लोग कौन सा मूवमेंट कहते हैं? थिग्मोट्रॉपिज्म, जो कि ग्रोथ रिलेटेड होता है और ये टच पे सेंसिटिव होता है, और इसका डेवलपमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में ट्रेंडल्स क्लाइम करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, आपको ऐसे घर पे कर सकते हो। आपको करना क्या है, क्लॉनिकल, है ना, फ्लास्क लेना, इसको कहता है, ठीक, क्लॉनिकल फ्लैक्स। इसको आपको क्या करना है कि वाटर से भर देना है और इसमें एक एज ए कोई जर्मिनेटेड बीन का कोई आपको कोई बीज डाल देना है, ठीक है। और क्या कीजिएगा, एक कार्डबोर्ड में रखकर सूर्य की रोशनी के पास आपको रख देना है, ठीक है। कुछ दिन बाद आप देखिएगा तो जो इस प्लांट का जो जर्मिनेटेड सीड का जो सूट होगा ना, वो एज ए डाइवर्ट हो जाएगा सनलाइट के तरफ, और जो कि जड़ होगा वो ऐसे जमीन के तरह ऐसे मुड़ जाएगा, है ना। तो नेगेटिवली मतलब उल्टा हो जाएगा। तो एक ऊपर हो गया जो सनलाइट के तरफ एज ए बेंड है, क्योंकि सनलाइट से डायरेक्ट रोशनी हो रहा है, और एक जहां से पानी मिलता है जमीन की तरफ उसके तरफ। तो जब भी कभी प्लांट का शूट का पार्ट अगर सनलाइट की तरफ, क्योंकि सनलाइट मिलता है, जहां से सनलाइट मिलेगा उधर ना फोटोसिंथेसिस होगा, तो किसके तरफ मिल रहा है? सनलाइट की तरफ मिल रहा है। तो इस टाइप को हम लोग कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। इस टाइप के मूवमेंट को हम लोग कौन सा ट्रॉपिज्म कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। और जो रूट्स तो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग कहते हैं निगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म, और जो सनलाइट की तरफ से पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म, है ना। तो जो इन्वायरमेंट होता है वो प्लांट्स को भी एज ए ट्रिगर करता है कि वो लाइट या ग्रेविटी के तरफ अपना रिस्पॉन्स करे, है ना। तो एज ए वो डायरेक्शनल मूवमेंट हो गया। तो वो जब लाइट के तरह एज ए मूव करता है, लाइट के फॉरवर्ड से मूव करता है, उसे लोग फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, जिसे हम लोग फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। और वाइट अदर हैंड जब रूट एज ए मूव करता है मतलब दूसरे तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, तो
तो हम लोग उसे एज ए जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जड़ इस तरफ है तो ये पॉजिटिव जियोटर्म। जब भी जड़ जमीन की तरफ जाएगा ग्रेविटी को फॉलो करते तो जियोट्रॉपिज्म, तो जड़ तो यहाँ पे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और ये सनलाइट यहाँ पे तो ग्रेविटी की बात हो रही तो सनलाइट यहाँ पे ऐसा आएगा, नहीं तो सूट ऊपर गया तो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ये हो गया, ठीक है। तो आपका 3 ट्रॉपिज्म खत्म हो गया, 2 और है तो 2 को समझते हैं। अब क्या कीजिए ना दोस्तों, अब एक हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म पढ़ते हैं। अब आपको उस दिन पता करना क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोट्रॉपिज्म और केमोट्रॉपिज्म दोनों का एज हम लोग एक ही एग्जाम्पल समझते हैं, तो मतलब केमोट्रॉपिज्म तो अलग हो गया लेकिन हाइड्रोट्रॉपिज्म को मिली समझते हैं। अब कीजिए क्या ना, घर पे जाके एज एक कंटेनर लीजिएगा, ठीक है, एक यहाँ पे पौधा लगा दीजिएगा और एक यहाँ पे ना मिट्टी में ना किसी चीज से पानी, किसी कंटेनर में पानी डाल दीजिएगा, खास करके मिट्टी के बर्तन में ऐसा कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में ना मटका उटका में पोर्स छिद्र होता है तो पानी उसमें से नहीं, ऐसे वो ठंडा रहेगा तो मिट्टी भी ठंडा रहेगा, मिट्टी को भी हल्का फुल्का मॉइस्चर मिलेगा। अब उस तरीके से को छोड़ देना, पानी नहीं देना है ना। कुछ दिन बाद आप क्या कीजिएगा ना, उस जो पौधा है उसको उखाड़ लीजिएगा, देखिएगा जो उसका जो जड़ है ना वो गमला की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि गमला से हल्का हल्का पानी जो मॉइस्चर है वो निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो जड़ है वो ऐसा पानी की तरफ जा रहा है ना, वाटर कंटेनर के पास जा रहा है जहां पे उसको वहां से उसको मॉइस्चर मिल रहा है। तो इस टाइप के ट्रॉपिज्म को हम लोग हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है। तो एज एक्टिविटी है, आप लोग इसको देख सकते हो, एज एग्जांपल्स हो गए। दूसरा कैमोट्रॉपिज्म है ना, तो कैमोट्रॉपिज्म का बेस्ट एग्जांपल है पोलन ट्यूब्स, है ना, पोलन ट्यूब्स है ना, जिसे कि फिलामेंट्स कहते हैं। तो फिलामेंट और एंथर से है ना, जब पोलन ग्रेन्स ओव्यूल तक पहुंचता है और न्यू सीड का निर्माण होता है तो उस चीज को हम लोग कैमोट्रॉपिज्म कह सकते हैं। तो ये सब चीज हो गया, ठीक है, बहुत इजी था, ठीक है। तो अब लेट अस नाउ वंस अगेन थिंक अबाउट इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेटेड इन द बॉडीज ऑफ मल्टीसेलुलर। अब इस पर हम लोग और सोचते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है नर्वस सिस्टम के द्वारा वो मल्टीसेलुलर में कैसे होता है, उसको एक बार ऐसे हम लोग देखते हैं। देखिए, The movement of the sensitive plant response in the touch is very quick. अब थोड़ा सा ऐसे कंपैरिजन कर एक तरीके से देखिए, जब टच के अकॉर्डिंग जब प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा था तो बहुत फास्ट एकदम क्विकली मूवमेंट कर रहा था, ठीक है ना। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर रिस्पॉन्स टू डे और नाइट, है ना, और अदर हैंड इट इज क्विट स्लो। और वैसा मूवमेंट जो कि सनफ्लावर में दिन और रात में होता है वो दूसरे के व्याह पे ऐसे स्लो होता है, क्योंकि वो मूवमेंट क्या चीज मूवमेंट है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। तो कहने का मतलब यह है कि जो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट भी तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है, चाहे एनिमल्स भी है, तो वैसा मूवमेंट जो कि ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होगा तो वो मूवमेंट ऑब्वियसली एज ए स्लो ही होगा, ठीक है। और वैसा मूवमेंट जो ग्रोथ रिलेटेड ना हो तो ऑब्वियसली बात है वो फास्ट और क्विक होगा, ठीक है, जी याद कर लीजिएगा। चाहे वो जरूरी एनिमल का बॉडी ही क्यों ना हो, उसमें भी ये चीज अगर वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है तो वो सर्टेन डायरेक्शंस में तो होगा। देखिए जैसे कि कैसे हम लोग पढ़े थिकमोट्रॉपिज्म, एक सर्टेन एक सीक्वेंस एक ही डायरेक्शन में होता है ना। तो जहां जहां ग्रोथ होगा उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, है ना। तो जब वो क्लाइंब कर रहा था तो एक ही पार्ट से ना क्लाइंब कर रहा था तो उसी पार्ट में डेवलपमेंट होगा, जब उसमें प्लांट होगा तो ओवरऑल पूरे प्लांट में डेवलपमेंट होगा। तो हमारे शरीर में हमारा हाथ पैर सब ग्रोथ करता है, तो हमारे शरीर में सब जगह ग्रोथ होता है, उस डायरेक्शन में होता है जहां जहां पे हमारे शरीर में ग्रोथ होता है, ठीक है। तो चीज हो गया, है ना। तो ये सब जो मूवमेंट होता है वो स्लो भी मतलब स्लो होता है ना। तो ये सब हो गया जहां पे ग्रोथ होता है। लेकिन जो नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं वो आइदर स्लो भी हो सकते हैं और फास्ट भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कि आप लोग ऐसे समझो कि देखो कुछ मिनट को पता है जो फास्ट होगा। अब सोचिए आप लोग कुछ एक्शंस पढ़ रहे थे, यहाँ पे जो हमारा शरीर के अंदर मूवमेंट होता है जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन, वो भी तो मूवमेंट ही है, किसी अकॉर्डिंग मूवमेंट ही तो हो रहा है। तो वो तो ब्लड सर्कुलेशन तो ऐसे हम लोग फास्ट कह सकते हैं, मतलब बाकी जो मूवमेंट हो गया ना जो कि आराम से, जैसे कि ब्लड प्यूरिफिकेशन है ना, तो वो थोड़ा स्लो हम लोग कह सकते हैं। तो कुछ कुछ मूवमेंट जो कि कुछ मूवमेंट जो ग्रोथ रिलेटेड ना हो लेकिन वो स्लो और फास्ट दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होगा वो ऑब्वियसली स्लो ही होगा। तो आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आप लोग देखना, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है ना,
जो और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ बनता है, सेल बॉडी बनता है, कहाँ बनता है, न्यूरॉन सेल्स में, है ना। और वो क्या होता है, एक नर्व सेल से दूसरे सेल में पास होता है। लेकिन जब वो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में पास हो रहा है तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे एनिमल्स का बात कर रहे हैं, तो दो कंडीशंस होता है, आपको दो कंडीशन याद होना चाहिए। देखिए, पहला कंडीशन होता है कि दे विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड विद द नर्वस टिश्यू। तो हमारे शरीर में वही सेल पे ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव करेंगे जहां पर नर्व्स होता है। हमारे शरीर के हर पार्ट्स में नर्व्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, कहीं कहीं हर पार्ट्स में तो नहीं होते हैं, ठीक है। तो नर्व सेल्स जहां जहां शरीर पास होंगे उधर ही ये इंफॉर्मेशन ऐसे ट्रेवल कर पाएगा। तो ये एक पहला लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब एक बार ट्रांसमिट होता है तो उसको कुछ समय लगता है कि दोबारा से अपने मैकेनिज्म को रिसेट कर सके। तो ये दो आपको एज ए लिमिटेशन याद होना चाहिए, कंठस्थ आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये सब हो गया, तो दो याद कर लीजिएगा, कुछ खास है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं ना। अब हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हार्मोन्स होता क्या, सुनिए। तो हार्मोन्स जो होता है ना वो एज ए डायरेक्टली, अगर एनिमल से बात करें तो डायरेक्टली ब्लड में एज ए वो रिलीज होता है, ठीक है। और अलग केस है, लेकिन हार्मोन्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन हार्मोन्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। एज ए एनिमल में तो नहीं पढ़ते, एनिमल से कुछ चीज बताते हूँ। तो प्लांट्स में तो ब्लड होता है, लेकिन प्लांट्स में भी हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं। तो अब सोचिए, पहला लिमिटेशन क्या था नर्वस सेल का, कि नर्वस सेल में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उधर ही ट्रेवल करेगा जहां पर नर्व सेल प्रेजेंट होगा, चाहे एनिमल्स में भी हो, एनिमल्स में, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में तो नर्व सेल्स होते नहीं। लेकिन अगर जहां पर नर्व सेल्स नहीं होंगे वहां पे हार्मोन इंफॉर्मेशन को पास करेगा, और जो इंफॉर्मेशन हार्मोन से लाता है ना वो इंफॉर्मेशन हमेशा स्लो ही होता है, इसको याद कर लीजिएगा। तो उसी तरीके से प्लांट्स हार्मोन्स भी है जो कि एज ए नेचुरल चीज होता है मैसेज को ट्रांसफर करना, है ना। और ग्रोथ एज अ, और वो ग्रोथ रिलेटेड होता है। जब ग्रोथ रिलेटेड है तो वो स्लो होगा। तो कुछ हार्मोन्स है उसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। जैसे कि पहला हार्मोन है ऑक्सिन। पहला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है वो प्लांट्स में एज ए लाइट को डिटेक्ट करता है, और वो खास करके सूट्स में प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट्स के एज ए ग्रोथ में हेल्प करता है। सूट यानी ऊपर वाला पार्ट, जब फोटोट्रोपिज्म हमको समझाया था ना, वो कैसे लाइट की तरफ बैंड हो जाता है ना, तो उस टाइप का। तो जब सूट का पार्ट लाइट की तरफ बैंड हो रहा है, जब फोटोट्रोपिज्म हो रहा है, तो वहां पे कौन सा हार्मोन वर्क कर रहा है, वहां पे वर्क कर रहा है ऑक्सिन। और ऑक्सिन ही बैंड कर रहा है क्योंकि लाइट से उसको एनर्जी मिल रहा है, और वो क्या कर रहा है, सूट को डेवलप करवाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब लाइट प्लांट के एक साइड में पड़ता है तो जो ऑक्सिन होता है उस पार्ट की तरह, वो जो प्लांट का जो है ना, तो जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन डिफ्यूजेस टूवर्ड्स द सेडी पार्ट ऑफ द सूट, है ना। जो ऑक्सिन होता है वो जो सूट का जो सेडी पार्ट होता है उसके पीछे तरफ चल जाता है। एक ऐसे समझो, जैसे कि ना आपको मैं समझाता हूँ, मेरा पेंसिल इधर है। जैसे कि मान लेना कोई यहाँ पे प्लांट है, ठीक है। अब इसका कोई सूट का पार्ट है, यहाँ पे सनलाइट है, तो यहाँ पे वो बेंड कर गया, सनलाइट वहां पे आ गया, है ना। अब बताओ, अब प्लांट का जो इधर वाला हिस्सा, जो सेडी वाला हिस्सा है, क्या यहाँ पे सनलाइट अंदर की ओर पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है ना। तो जो ऑक्सीजन होगा ना वो डायरेक्टली इस पार्ट पे पहुंच जाएगा, और यहाँ पे वो डेवलपमेंट करेगा, और जो लाइट की तरफ वो तो डेवलपमेंट करता है। ये तो प्लांट ऑक्सीजन क्या करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है, और वो हिस्सा में चला जाता है जहां पे सनलाइट नहीं पहुंच रहा, और उस पार्ट को वो डेवलप करने में हेल्प करता है। तो ऑक्सीजन ये हो गया। तो ऑक्सीजन का वर्क याद कर लीजिएगा, और ये प्लांट का अभी तक हमने पहला हार्मोन पढ़ लिया। दूसरा हार्मोन पढ़ते हैं, सुनिए। और इसी के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि देखिए, दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स द सेल टू द ग्रोथ लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द सूट अवे फ्रॉम द लाइट, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन है ये एज ए सेल का ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सूट के उस साइड के सेल्स में जो कि लाइट से दूर होता है, जो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इस चीज को याद कर लीजिएगा। और वो हिस्सा जो कि लाइट के तरफ होता है वो फोटोट्रोपिज्म के चलते वो हिस्सा लाइट की तरफ बैंड हो जाता है, ठीक है। तो चीज याद कर लीजिएगा।
जैसे आप लोग यहाँ पे समझाते हैं, जैसे कि ये है तो ये लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा इधर के पार्ट को डेवलप करेगा, यह इधर के पार्ट को डेवलप करेगा, इधर के पार्ट को, इधर के नहीं। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा हार्मोन है गिबरेलिंस। ये जो हार्मोन्स होता है ना, ये प्लांट के इट हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। गिबरेलिंस प्लांट के स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। बस इतना ही है। उसके बाद है साइटोकिनिन्स। तीसरा हार्मोन कौन सा? साइटोकिनिन्स। ये जो साइटोकिनिन है ये सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन आप लोग 9th क्लास में पढ़ोगे, और 10th क्लास जिसको सेल डिवीजन नहीं पता है वो 9th क्लास का टिश्यू परले प्लांट वाला टिश्यू चैप्टर, उसमें सेल डिवीजन को मैंने एक्सप्लेन किया, और सेल में भी एक्सप्लेन किया, तो वहां पे भी लोग जाके आप लोग सेल डिवीजन के लिए वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो साइटोकिनिन्स क्या करता है? प्लांट में एज ए सेल डिवीजन करता है, और सेल डिवीजन लीड करता है ग्रोथ को, और वो पार्ट को रिपेयर करता है जो कि पार्ट डैमेज हो जाए। ठीक है, अब ये जो होता है ना सेल डिवीजन का होगा जहां पे ग्रोथ की, जैसे कि फ्रूट्स, तो फ्रूट्स और सीड्स में ये प्रेजेंट होता है, उसमें सेल डिवीजन करता है, उनका ग्रोथ करता है। ठीक है, तो 3 हो गया है ना, 1 2 3। उसके बाद सुनिए, अब दूसरा हार्मोन है हमारा प्लांट से प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एब्सिसिक एसिड। ये जो एसिड होता है ना, ये प्लांट का ये ऐसा हार्मोन होता है जो कि प्लांट में एज ए बिल्टिंग ऑफ लीव्स करता है। बिल्टिंग यानी सूखा पत्ता को गिरा देता है, और सूखा पत्ता में ना प्लांट्स का एज ए क्या करता है, कचरा आगे बढ़ जाता है ना। और ये क्या करता है ना, प्लांट्स के एज ए ग्रोथ को रोकता है। अगर ज्यादा ग्रोथ भी नहीं होना है उसको एज ए रोकता है। एब्सिसिक एसिड इज वन ऑफ एग्जांपल ऑफ द हार्मोन दैट इनहिबिट्स ग्रोथ। ये ग्रोथ को कुछ हद तक रोकता है। और विल्टिंग ओलिव्स, अब देखो विल्टिंग ओलिव्स होता है ना, ये ग्रोथ को एज ए प्लांट में होने से रोकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे विल्ट कर देता है, उस सूखे पत्ते को गिरा देता है, क्योंकि उसमें कचरा भरा होता है, और प्लांट से कुछ हद तक हल्का फुल्का एज ए ग्रोथ को इनहिबिट्स करता है, उसको रोकता है। ठीक है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, बाकी तो ग्रोथ हो ही रहा है। इनडायरेक्टली ऑक्सिन भी ग्रोथ कर ही रहा है, साइटोकिनिन तो सेल डिवीजन कर ही रहा है, और स्टेम पे ग्रोथ तो गिबरेलिंस कर ही रहा है ना। तो ये हो गया, यहाँ तक आपको प्लांट्स हार्मोन हो गया खत्म। कुछ क्वेश्चंस होता है, समझो व्हाट आर प्लांट्स हार्मोन। तो प्लांट्स हार्मोन क्या होता है? देखिए, तो प्लांट्स हार्मोन्स एक वैसे पार्ट होते हैं, देखिए, जो कि प्लांट्स को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स पे, है ना। और ये क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। ये आप लोग हार्मोन्स में लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड्स लाइट। अब बताइए, जो मूवमेंट होता है प्लांट के सेंसिटिव पार्ट में, वो डिफरेंट कैसे होता है जो कि प्लांट्स रूट्स में होता है ना, जो सूट्स में होता है लाइट्स के बिहार पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप लोग यहाँ पे ना थिग्मोट्रोपिज्म का आप लोग एग्जांपल दे सकते हो, एज इसमें आप लोग सेंसिटिव पार्ट प्लांट में, है ना। हाउ नहीं, ये नहीं देना, सॉरी गलत हो गया। हाउ इज द मूवमेंट लीव्स सेंसिटिव प्लांट्स। सेंसिटिव प्लांट्स जैसे कि लीव्स में वो कैसे मूवमेंट, जैसे कि छुई के सुने हो, वो सेंसिटिव प्लांट्स है, तो उसके लीफ में कैसे रिस्पॉन्स होता है। तो 2 प्रकार का मूवमेंट्स था, 2 तरीके से। तो डिफ्यूजन एक हो गया, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्मोसिस क्या करता है, अपने अमाउंट को चेंज कर लेता है ना, प्लांट के एक सेल से दूसरे सेल्स में, जो कि रिजल्ट करता है स्वेलिंग और श्रिंकिंग को, है ना। और वो कैसे डिफरेंट है एज लाइट के थ्रू। तो ये फोटोट्रोपिज्म होता है, जिससे प्लांट का पार्ट ग्रोथ होता है। ये इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, जो मूवमेंट सेंसिटिव प्लांट्स में हो रहा है उसके लीफ में, वो ग्रोथ रिलेटेड नहीं है, वो नेस्टिक मूवमेंट है। लेकिन जो कि लाइट्स के बिहार पे जो मूवमेंट हो रहा है वो एज ए ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। ठीक है, तो ये अंतर क्या, आप अंतर लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट्स ग्रोथ, है ना। तो आप लोग दे सकते हो, गिबरेलिंस दे सकते हो, साइटोकिनिन्स दे सकते हो, बहुत सारा हो गया। ऑक्सिन भी दे सकते हो। हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट्स ग्रोथ टू द ट्रेंडल्स विद द सपोर्ट, है ना। तो देखिए, अभी कैसे एज ए ट्रेंडल्स को एज सपोर्ट करता है। देखिए सुनिए, जो ऑक्सिन होता है वो प्लांट के उस हिस्से में प्रेजेंट होता है जो कि एज ए सनलाइट से दूर होता है। ठीक है, अब सुनिए, अब ये जो टेंडल्स था, ठीक है, अब देखिए ये ना टच होके, है ना। अब देखिए, अब किसी चीज के ऊपर ऐसे क्लाइंब कर रहा है, ठीक है। तो टेंडल्स का भले ये मान सकते कि इधर का ऐसे सनलाइट के थ्रू हो रहा है तो ऐसे ग्रोथ कर रहा है, लेकिन
इधर का हिस्सा क्या यहाँ पे सनलाइट पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है। तो अब बताओ कैसे ग्रोथ करेगा? तो इस हिस्से में ना, इस टेंडल्स के हिस्से में ना, देखो यहाँ पे सुनो, देखो यहाँ पे, देखो आप लोग देखे नहीं हो, देखो ये मान लो टेंडल्स है, तो यहाँ पे मान सकते यहाँ पे सनलाइट होगा, तो एज ए इस चलते ग्रोथ कर रहा होगा और ये इस तरफ लदेगा और इधर भी मूवमेंट होगा। तो जब इधर मूवमेंट होगा, देखिए मैंने पेंसिल नीब टूट गया दोस्तों, लेकिन जब वो इधर मूव करेगा तो क्या इधर सनलाइट पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होगा? यहाँ पे ऑक्सीन होगा। तो इस पार्ट को डेवलप कौन करेगा? ऑक्सीन। तो यही रोल होता है ऑक्सीन का टेंडल्स में, ठीक है, जो कि एज ए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे अगर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा तो ये क्लाइंब करने में हेल्प करेगा। इधर तो भले सनलाइट के हेल्प से बेंड कर जाएगा, लेकिन टेंडल्स को ऐसे, क्योंकि वहां पे तो इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं लाइट नहीं पहुंच रहा है, तो ऑक्सीन का डेवलपमेंट करके उसको क्लाइंब करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपका हो गया। चौथा क्वेश्चन है, हाउ डू ऑक्सीन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ए टेंडल अराउंड, प्रमोट्स अराउंड, तो मैंने आपको यही समझा दिया है ना। चौथा नंबर भी हो गया, ऑक्सीन ही वाला बताया मैंने। ये तीसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा हूं मैं, ठीक है। डिजाइन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म, आपको एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो, इसको डिजाइन करके समझा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है ना, तो उसके लिए दोस्तों आप लोग गुस्सा नहीं होइएगा, है ना। पार्ट 4 जल्द लाएंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे। तो अगर वीडियो को पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और लास्ट में ये वीडियो यही बोल के खत्म करूंगा, जय हिंद जय भारत।